और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, गरीबों का है, मजदूरों का है, किसानों का है। पूरे पूर्वांचल में माहौल बढ़िया है और सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी की। दरअसल मसला इतना था कि जनता को लगा था कि अखिलेश जी से अच्छा कार्यकाल ये दिखाएंगे, कैसे अपना गुजारा करे। आज की महंगाई के दौर पे कभी डीजल आप बढ़ा देते हैं, एकदम इतना कर देते हैं कि युवा अपने कॉलेज तक जाने के लिए बाइक से तरस जाते हैं। इनकम घर से मिलती है जिसमें खर्चा चलाना पड़ता है। जब आप महंगाई एकदम आसमान पे कर देंगे तो हम युवा क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा आसान जिंदगी जो मिली, मतलब जीने की एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो मानिए अखिलेश यादव। यूपी की प्रॉब्लम कुछ और, यहाँ युवाओं की प्रॉब्लम है, यहाँ महिलाओं की प्रॉब्लम है। यूपी क्या है, क्या कहते हैं लोकसभा जाने के लिए पता है? कि लोकसभा जाना है तो उत्तर प्रदेश पार करके ही जाना है, वरना वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश में अब चुनावी बिसात लगभग बिछने लगी है और जो राजधानी की रंगत है पार्टी कार्यालयों की, वो भी अब वक्त के साथ बदलने लगी है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय की, जहां किस प्रकार से जो पार्टी कार्यालय के आसपास कह सकते हैं कि किलोमीटरों तक की जो जगहें हैं वो बैनर और पोस्टरों से पाट दी गई हैं। जाहिर तौर पर चुनाव बेहद नज़दीक है, इसलिए तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो अब सक्रिय होने लगे हैं। मैं पार्टी कार्यालय के चक्कर लगा रहा था कि एक यहाँ पे ये एक गाड़ी दिखी और ये गाड़ी दरअसल अब रवाना होने वाली है, जो क्षेत्रों में जाएगी और पार्टी का प्रचार करेगी। यहाँ पे कुछ सपा के कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या है इस गाड़ी में खास और कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? ये आज समाजवादी पार्टी से समाजवादी प्रदेश कार्यालय से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी जी ने समाजवादी का झंडा दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए आज से हम लोगों को मतलब यहाँ से निकाले हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार का चुनावी माहौल क्या रहने वाला है? और चूंकि आप सपा के कार्यकर्ता हैं तो आप बोलेंगे सपा ही आएगी, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपको लगता है वो आएंगे इस बार? देखिए, हमारी सरकार पूर्व में बहुत ऐसी योजनाएं चलाई थी कि जो आज तक मतलब कोई सरकार नहीं कर पाई है। और कौन सी योजनाएं ऐसी चलाई गई? लैपटॉप हुआ, एम्बुलेंस हुआ, 100 नंबर हुआ, आगरा एक्सप्रेस हुआ और बहुत ऐसे योजनाएं थी जो मतलब भाजपा ने भी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो हमारी ही सरकार की देन थी। वो तो सिर्फ फीता उद्घाटन करने में लगे हैं, वो हमारी ही सरकार की देन थी। तो कितने किलोमीटर आपका रथ दौड़ने वाला है? ये 8 या 9 हज़ार किलोमीटर तक दौड़ेगा पूरे। हाँ, इतना दौड़ेगा पूरे पूर्वांचल में। क्या संदेश लेके जा रहा है ये माननीय अखिलेश यादव? जन संदेश के माध्यम से युवाओं में और किसानों में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आगाज है ये रथ। क्या नाम है आपका? क्या नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। बताइए अहमद जी, कहाँ की तैयारी है? सर, हम लोग पूरे पूर्वांचल का दौरा करेंगे और युवाओं को जागरूक करेंगे। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दे की बात तो सबसे बड़ा मुद्दा तो सर आज के दौर में महंगाई का है। जैसे आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आए दिन क्राइम हो रहे हैं। और पिछली सरकार में सर ऐसी कोई बात तो नहीं थी, लेकिन इस सरकार में खाली नाम बदलना। अगर सर आप पूछें हमसे कि कुछ नाम बताइए तो मैं नाम भी गिना दूंगा आपको। नाम गिनाइए। मियाँ बाज़ार का माया बाज़ार हो गया, अलीगढ़ का हरिगढ़ हो गया, नौगढ़ का सिद्धार्थ नगर हो गया। ज़मीनी स्तर पे मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये ज़मीनी स्तर से कोई काम किए हो तो बताएं सर आप। और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, गरीबों का है, मजदूरों का है, किसानों का है। ये मुद्दे हैं सर। तो क्या अखिलेश आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? क्यों नहीं सर, पहले भी कम हुआ है, इस बार भी कम होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छी सरकार होगी, साफ़ सुथरी सरकार होगी, न्याय व्यवस्था बढ़िया होगा। तो भाजपा तो बीजेपी नेताओं का दावा है कि रामराज जा गया। अरे सर, रामराज अब वो तो उनका रामराज है, हमारा रामराज तो नहीं है। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो वैसे परेशान हैं, किसान वैसे परेशान है। किसान धरना प्रदर्शन को लेकर के कितने लोग बेचारों की जान चली गई। और बीजेपी के सरकार में जो भी लोग रहे, कहीं उनको कुछ ना देने का काम किया, ना बोलने का काम किया। और बताएं सर, लेकिन इस बार कैसा माहौल रहेगा? इस बार माहौल बढ़िया है,
पूरे पूर्वांचल में माहौल बढ़िया है और सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी के। हाँ, इसमें दो राय नहीं है सर, क्योंकि जनता में एक आक्रोश है सर। आप बताएं, डीजल और पेट्रोल कहाँ है, गैस सिलेंडर कहाँ है? हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैंने बीजेएमसी किया हुआ है। बात करें ज़मीनी हकीकत की तो मैं एक ऐसे ज़िले से आता हूँ जिसका नाम है फतेहपुर, यूपी 71 नंबर है, और वहाँ की 6 की छैयों 2017 में मोदी लहर में भाजपा की हो गई। दरअसल मसला इतना था कि जनता को लगा था कि अखिलेश जी से अच्छा कार्यकाल ये दिखाएंगे अपना, पर हमारे यहाँ ना ही सड़कें सही हुई, गड्ढा मुक्त सड़कें जो इनका वादा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। आए दिन अपहरण की घटनाएं, आए दिन मर्डर की घटनाएं, आए दिन चोरी की डकैती की घटनाएं खुद सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा करी जाती हैं। हमारे खुद के विधानसभा और ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्यों पूरे प्रदेश की बात करूँ। और जो गरीब जनता है उसके पास किसी भी तरीके से लॉकडाउन के पास पैसा कमाने को और खाने को नहीं, कैसे अपना गुजारा करे। आज की महंगाई के दौर पे कभी डीजल आप बढ़ा देते हैं, एकदम इतना कर देते हैं कि युवा अपने कॉलेज तक जाने के लिए बाइक से तरस जाते हैं। देखिए, हर इंसान अंबानी अडानी नहीं है इंडिया के अंदर, हमें जूझना पड़ता है अपने एक बजट से। हमें भी मंथली कुछ इनकम घर से मिलती है जिसमें खर्चा चलाना पड़ता है। जब आप महंगाई एकदम आसमान पे कर देंगे तो हम युवा क्या करेंगे। मैं बाई हार्ट मतलब आपको क्या लगता है राजनीतिक रूप से राजस्थान के उत्तर प्रदेश के लिए क्या विकल्प बढ़िया रहेगा? कौन सा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में सब चीजें सही कर सकता है? एक युवा हूँ तो युवा होने के नाते युवाओं की बात करूँगा, ठीक है। युवाओं की बात में अगर हमें सबसे ज़्यादा आसान ज़िंदगी जो मिली मतलब जीने की एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो मानिए अखिलेश यादव जी के उसमें मिली। ना ही सपा के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं सपा कार्यकर्ता 2018 के बाद बना, देख कर बना। मैंने पहले उनके दिन देखे, फिर इनके दिन देखे। इसी लखनऊ में हमें रात के 11 के बाद कभी अगर असाइनमेंट के लिए भी निकलना है तो सरकार बदलते ही हमें रोक लिया जाता था। बताते भी थे कि कॉलेज स्टूडेंट है, उसके बाद ही पुलिस प्रताड़ित करती थी। हर यूनिवर्सिटी के बच्चे का ये हाल रहा है यहाँ। कोई अपनी मन मर्जी कुछ भी नहीं कर सकता था। एक तरीके से जैसे लगता था कि लोकतंत्र पे कुछ खतरा आ चुका है। पुलिस को गुंडा बना करके इन्होंने दिखाया। इन्होंने प्रदेश में इस तरीके से भय दिखा दिया कि आदमी बोल नहीं सकता डर के मारे खिलाफ कि कहीं मुझ पे मुकदमा लिख दिया जाएगा। अधिकतर मेरे क्लास के स्टूडेंट जो जर्नलिज्म करें उन्होंने न्यूज़ चैनल्स इसलिए नहीं ज्वाइन करे कि ज़हीर भाई अगर हकीकत बोलेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। तो क्या आपके कोई मित्र हैं क्या उनके ऊपर मुकदमा हुआ हो? मेरे काफ़ी मित्र हैं जिनके ऊपर केसेस लगे हैं। किस बात को लेके लगे? मेरा एक मित्र था, उसने गलत रिपोर्टिंग कर दी थी उनके अनुसार, एक मिनिस्टर के अनुसार वो रिपोर्टिंग गलत थी, तो किसी बहाने उसे एक फर्जी मुकदमे में, लूट के मुकदमे में फंसा दिया गया। हाँ, तो ये बताइए जब इंसान के साथ ये सब होगा तो क्यों विरोध करने लगा। और लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो हम अपनी बात तो रख सकते हैं ना, हमारे पास राइट टू स्पीच तो है ना। अगर हम अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो फिर तो हो चुका, फिर तो लोकतंत्र कहाँ है, तो तानाशाही चल रही है। सपा आएगी तभी इन सब चीजों में सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वर्क हो पाएगा, जॉब मिल पाएगी, डेवलपमेंट हो पाएगा, परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, जो केंद्र में भी होना चाहिए, स्टेट में भी होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझिए, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डिग्रेड हुई हैं। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ऐसे ही कई संस्था है, उनकी जो वैल्यूज़ थी, उनका जो काम करने का तरीका था वो भी डिग्रेड हुआ है। आरबीआई में आपने इंटरफेयर किया, सीबीआई में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता था, वो भी हुआ। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जब भी किसी भी देश में, ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए, जहाँ भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नीचे आती हैं उस देश में समस्या शुरू हो जाती है। ये हो गई केंद्र की बात, ये हो गई सेंट्रल लेवल की बात। अब हम स्टेट पे आ जाते हैं। स्टेट में बहराइच से आता हूँ, बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। इतनी बड़ी घटना हुई, कितनी संजीदगी से स्टेट के लीडरों ने उसको हैंडल किया, वो चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हों या और नेता हों, कितनी संजीदगी से उसको हैंडल किया गया। वो बड़ा मैटर था, क्योंकि कहीं पे किसान जा रहे हैं, उनको कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी हो, वो उनको कुचल के मार देगा। उसके बाद का क्या एक्शन लिया सरकार ने, उसके बाद का क्या एक्शन है, उसको भी तो देखिए ना, कैसा एक्शन है वो। क्या मंत्री ने, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, एक रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, आप जाइए 60s 70s 80s के दशक में जाइए, रेल से आदमी लोग मर जाते थे, 2 ट्रेनें लड़ जाती थी।
ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है, ये कल्चर है हिंदुस्तान का, ये तरीका है हिंदुस्तान में रहने का। मिनिस्टर अपने आप लिख के दे देता था कि भाई मेरी गलती है, जबकि ट्रेन लड़ी उसकी क्या गलती, ड्राइवर चला रहे हैं। वो गया, वो लिखा कि आई फाइंड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसने लिखा, कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार अपने आप को, उसकी कोई गलती नहीं, वो तो ट्रेन भी नहीं चला रहा था, वो तो मंत्री है, वो मैनेजर है वहाँ का। रेलवे मिनिस्टर क्या होता है, उसको मंत्रालय को मैनेज करना है। स्टेट मिनिस्टर क्या हुआ, ही इज़ अ मैनेजर ऑफ द स्टेट, वो स्टेट का मैनेजर है, वो स्टेट मैनेज करेगा। डीएम जिले का मैनेजर है, वो जिला मैनेज करेगा। उसने लिखा कि मुझे अजीब लगा, वो दे आया इस्तीफा। अब देख लीजिए, आपके बेटे के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी, आपके बेटे की राइफल मिलती है वहाँ पर जलाई गई, आपको इतनी गिल्टी नहीं फील हुई? पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ चला गया हिंदुस्तान का? ये वैल्यूज़ कितनी डिग्रेड हो रही हैं। आप एक कागज़ पे, वो मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट हो गया, किस लिए? कौन सी लालच है राजनीति की? जनता की सेवा करनी है या राजनीति से पैसे या पावर क्रिएट करना है? आप एक कागज़ पे लिखते कि मेरे बेटे से गलती हुई, इससे अंग नहीं है आपका, वो हिस्सा है ना, आपका हिस्सा है ना, बेटा हिस्सा है या नहीं है, पहले तो इस पे डिबेट हो जाए। अगर नहीं है तो बात ही ख़त्म कर दीजिए फिर। नहीं, बेटा हिस्सा है, आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मान रहे थे कि घटना एक अजीब हुई, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की ये भी प्रक्रिया है कि बहुत बड़ी जांच होगी, कमेटी बैठेगी, सब करेगी। लेकिन जो प्राइमरी एक्शन होता है वो ये होता है कि हमने कागज़ पे लिखा और इस्तीफ़ा दे दिया। ये यहाँ भी हुआ है, बहुत दूर ना जाइए, अभी राजा भैया के खिलाफ भी एक जांच हुई थी, उन्होंने भी लिख के दे दिया था। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति का सिनोनिम पर्यायवाची क्या है? समाज सेवा कि और कुछ है? समाज सेवा ही तो है, लोगों की मदद करना, गरीब जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, पहुंच पा रही है, उनको पहुंचा देना। वही मंत्री कहता है कि 2 मिनट में देख लूँगा, तो भैया उसने देखा 2 मिनट में। ये कौन लोग हैं? ये अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं इस्तीफ़ा जाके दे देते हैं? इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जांच हो जाती, आप बिल्कुल निर्दोष पाए जाते आपके बेटे। भाई जांच तो होगी ना, जज वगैरह भी लगाए गए। यही बात तो नेता कह रहे हैं कि अभी तो जांच चल रही। तो जांच चल रही है, लेकिन आप समझिए एक देश अपने पुराने कल्चर से चलता है। अच्छा, हमारी धरोहर क्या है? पिछले लोगों ने क्या किया वही तो है, या ऊपर से कुछ और उतर के आएगा? पहले लोग नेतागिरी कैसे करते थे वही तो आपकी धरोहर है। तो जब आपके ऊपर आरोप लगता था 2 ट्रेन आपस में लड़ गई भड़ाम से, भाई मंत्री क्या करे? मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप, मंत्री क्या करे? वो तो मैनेजर था, ड्राइवर सो गया, ट्रेन लड़ गई, उसने लिखा कागज़ पे कि आई फाइंड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, दैट्स वाई आई एम रिजाइनिंग। उसने रिजाइन लिख के दे दिया। राजनीति में अब नैतिकता बची ही नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, चूंकि हम उत्तर प्रदेश में निकले हुए हैं आप जैसे लोगों की राय लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि योगी सरकार ने कैसा काम किया पिछले 5 सालों में? अब काम पे आ जाते हैं। अब देखिए, जगह जगह आपको लोग बताएंगे कि ये नहीं बना, वो नहीं बना। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि सरकार किस नीयत से सत्ता में आई है, बात समझिए। नीयत क्या थी? आपको लगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल गुंडा राज है, ये है, वो है, ये आपका माइंडसेट था, और आप आएंगे उसको सबको ठीक कर देंगे, सबको ठीक कर देंगे। तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ चला गया कि पूरा यहाँ पर सब कुछ, सब गुंडा राज है, बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको लगता था। भाई ज़रूरी नहीं है जो आपको लगता है वो मुझे भी लगता हो। इसी को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और उर्दू में जमहूरियत कहते हैं। आपको जो लगता है वो शायद मुझे ना लगे, दैट्स माई थॉट, मुझे हक है इस बात का। आपको लगा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, आपने टोटल समझा कि मैं 2 दिन में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर दूंगा। यूपी की प्रॉब्लम कुछ और है। यहाँ युवाओं की प्रॉब्लम है, यहाँ महिलाओं की प्रॉब्लम है। यूपी क्या है, क्या कहते हैं लोकसभा जाने के लिए पता है? कि लोकसभा जाना है तो उत्तर प्रदेश पार करके ही जाना है, वरना वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, यही तो कहते हैं। तो अमित शाह जब उत्तर प्रदेश में आए तब उन्होंने बोला महिलाएं यहाँ गहना लाद के कभी भी निकल सकती हैं घूमने। महिलाएं गहना लाद के पहले भी निकलती थी। क्या इनकी सरकार बनने के बाद ही महिलाओं ने गहना पहनना शुरू किया? अगर ऐसा है तो उसके साक्ष्य दे दें, फिर हम लोग वोट नहीं मांगेंगे। उसके साक्ष्य दे दे कि क्या महिलाएं शादी में गहना पहन के उससे पहले नहीं जाती थी? बीजेपी की गवर्नमेंट से आर्टिफिशियल पहन के जाती थी। या शादी में, मेरी बेटी की शादी हुई इनकी, और इन्होंने पीतल और तांबे के दे दिए गहने। अरे भाई, सबकी बेटियों की शादी होती है, लोग अपना उसको देते हैं खुशी से। ये भी हिंदुस्तान की प्रथा है। इस चुनाव में आपको लगता है क्या परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश? परिवर्तन बिल्कुल, अभी भी देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजियाबाद में हैं। देखिए, आपके पीछे जो लोग हैं वही आपकी ताकत होते हैं। वो लोग कहीं से ज़बरदस्ती नहीं बुलाए गए हैं,
उनको ये महसूस होता है कि सरकार ढंग अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अब भाई मुझे ये आए, इन्होंने बताया कि मैं सब परिवर्तन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, इसकी तो जो इस क्रेडिट रेटिंग जो कंपनी वो करती है, स्टेट वाइज बनाती है, आप उसमें जाके देखिए ना भाई। मेरा एक तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बात हो गई है, आप कुछ भी बोल दीजिए। पहले तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए सोर्स क्या है, सोर्स पूछिए। झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, सोर्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स को बदला जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता है यूएस में जब चुनाव होता है तो डिबेट होता है, पता होगा आपको। दोनों प्रेसिडेंट बैठते हैं, प्रेसिडेंट बोल रहा है, एक फैक्ट चेक लगा होता है, बजर। अगर आपने गलत फैक्चुअल थिंग्स प्रेजेंट की है, मैं बजर दबा दूंगा, वो फैक्ट गलत है, वो सामने आ जाएगा। बात समझिए, आप गलत फैक्ट को एक तो रख नहीं सकते बिल्कुल भी, कोई भी हो पॉलिटिकल। मैं गलत फैक्ट रख रहा हूँ, आप मुझे रोक दीजिए, ये फैक्ट गलत है, मैं जाऊँगा करेक्ट करूँगा। आजकल गूगल यूट्यूब जिंदाबाद, उससे जाऊँगा, देखूँगा मैंने कुछ फैक्चुअली रॉन्ग गलत चीज़ कही है जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी। अब जिसके मन में जो आया वो उसने बोल दिया। अब इनके मन में जो भी आया, योगी जी के, उन्होंने बोल दिया कि ये था, ऐसा था, पहले वैसा था, पहले ऐसा था, वैसा था। क्यों? क्योंकि किसी की भी कही हुई बातों की कोई ख़ास मॉनिटरिंग है ही नहीं कि कोई फैक्चुअली क्या बोल रहा है। दूसरी चीज़ संबित पात्रा जैसे लोगों ने हिंदुस्तान को पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में ले गए। एक बहुत अजीब बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ख़ासकर मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए ना, है ना। उसके एवज़ में मैंने आपसे एक सवाल और पूछ लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पूछा कि आपकी सरकार ने क्या किया, आपने कहा आपने क्या किया था। ये जवाब है? ये जवाब है? ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप देख लीजिए मीडिया में पिछले 6-7 सालों से क्या चल रहा है। संबित पात्रा जैसे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, सवाल पे नया सवाल, सवाल का जवाब ही नहीं है। जब सवाल का जवाब नहीं है तो मीडिया क्या करेगा? मीडिया को तो सवाल का जवाब चाहिए। हमारे पास जवाब ही नहीं है। आपने ना जवाब दिया, ना बिल्कुल आपने कुछ बताया। हमने पूछा कि आप हमको बताइए कि आपने डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाएं, जॉब क्रिएशन, इनके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, उनको आप क्लियरिफाई कर दीजिए। तो आपने कहा कि आपने क्या किया था। भैया हमने कुछ कम किया था। मैं आपके बारे में इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, मैंने मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है, मेरा काम ट्रेनिंग का है, मैं समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। वैचारिक झुकाव सपा की ओर है। बिल्कुल, जब वैचारिक झुकाव, जब किसी के विचार अच्छे होंगे, किसी भी पार्टी के होंगे, तो उधर लोगों का झुकाव होगा। और प्रदेश का भी झुकाव, वैचारिक झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। आने वाली सरकार, लोगों को अगर अखिलेश यादव जी का काम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, उनको फिर से चुना जाएगा। आने वाली सरकार फिर से बनाई जाएगी। ये तो लोकतंत्र है। तो सपा कार्यालय के बाहर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पे जो अब चुनावी समा है वो बदलने लगी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी पार्टी दफ्तर के बाहर माहौल बनाने लगे हैं। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, लखनऊ।